अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो आखिरी मौका है। इस सिलसिले की ट्रांसमिशन हम बजट से पहले भी कर रहे थे, बजट के बाद भी कर रहे हैं। ख़ुद वज़ीर ख़जाना ये कह रहे थे कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान उसके बाद बेहतर तरफ जाएगा। अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि अगर हमने अपना टैक्स रेट नहीं बढ़ाया तो फिर ये IMF का आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा। 9% का अगर टैक्स टू GDP हो तो मुल्क नहीं तरक्की कर सकते, इसे 13% पर लेके जाना है। मगर वो ये भी कह रहे थे कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं, तनख्वाहदार तबका है, उस पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे, मगर बहुत बोझ बढ़ा दिया गया। और जो दूसरे इकदाम किए गए हैं उन पर भी सवाल उठ रहा है कि वो कलेक्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। रिटेलर्स एहतजाज कर रहे हैं। साथ में अब एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स लगाने की बात हो रही है। सूबे इत्तफाक कर चुके हैं IMF के साथ, अलग अलग हर सूबे ने मुज़ाकरात किए हैं, मगर वो क्या मटेरियलाइज हो पाएगा? अगर लग भी गया तो क्या कलेक्ट हो पाएगा? प्रॉपर्टी के हवाले से क्या हम आगे बढ़ पाएंगे? टैक्स रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ये सारे सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या मौजूदा बजट पाकिस्तान की मुआशी बहाली को मुमकिन बना सकेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की अब ख्वाब रह गया है। हम 5% की तरक्की पर जाते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट होता है और हम धड़ाम से वापस गिर जाते हैं, रिजर्व्स हमारे ड्राई हो जाते हैं और हम IMF के दरवाजे पर फिर दस्तक दे रहे होते हैं। इस वक्त $9 अरब के आसपास स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं और हम IMF के प्रोग्राम में दोबारा जा रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट्स रेमिटेंसेस टारगेट के मुताबिक ज़रूर हैं, मगर ऐसी नहीं है कि जो हमें 5% की तरक्की दिला सकें। अभी जो ग्रोथ आई है एक्सपोर्ट्स में, उसमें भी एग्रीकल्चर का बड़ा किरदार है। जो हमने तरक्की दिखाई है उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा किरदार है। तो क्या आगे जाके ये बजट ऐसा है कि हमें तरक्की की सिमत में ले जा सके, तरक्की की तरफ ले जा सके? और क्या क्या खामियां हैं बजट में, क्या हुकूमत को करना चाहिए, उस सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। मोहम्मद अली तब्बा साहब मौजूद हैं, आप CEO हैं लकी सीमेंट के, बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप, हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ पीर साहब CEO और MD हैं सिस्टम्स लिमिटेड के। कहा जाता है कि जी पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो IT का बड़ा किरदार होगा। क्या कुछ है बजट में IT के लिए और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एहसान मलिक साहब मौजूद हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल बहुत सारी रिकमेंडेशन देता रहा था बजट से पहले भी, क्या वो पूरी हुई हैं उस पर बात करेंगे हम। इसके अलावा आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप चेयरमैन एप्टमा हैं। टेक्सटाइल का बहुत बड़ा रोल है, क्या टेक्सटाइल मुतमईन है? पहले ज़ाहिर एक्सपोर्टर्स पर इनकम टैक्स की बात हुई, मगर फिर हुकूमत ने एक इंसेंटिव ये ज़रूर दिया है कि जो कीमतें हैं एनर्जी की उसमें कमी की है, क्या मुतमईन है? इसके अलावा मोहम्मद सुहेल साहब मौजूद हैं हमारे साथ, गुज़िश्ता ट्रांसमिशंस में भी मौजूद थे। आप CEO हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ से, कि उनसे पूछेंगे कि जो रिफॉर्म्स हैं वो हो रहे हैं, ये बजट हमें तरक्की की राह पर लेकर जाएगा। मार हबीब खान साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, लिखते हैं। इसके अलावा हमारे पिछली ट्रांसमिशन में भी मौजूद थे, उनसे भी हम सवाल करेंगे कि जो वो समझ रहे थे और जो दावे हुकूमत की तरफ से किए जा रहे थे, वो दावे हुकूमत ने पूरे किए हैं या नहीं किए हैं, जो हालिया इक़दाम हो रहे हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं। अली तब्बा साहब आपसे शुरू करते हैं। क्या मौजूदा बजट पाकिस्तान की मुआशी बहाली को मुमकिन बना सकेगा? क्या ये ऐसा बजट है जो मुल्क को सस्टेनेबल तरक्की की राह पर ले जा सके? शुक्रिया शाहजे। आई थिंक इस सवाल के जवाब से पहले हम थोड़ा पीछे चले जाएं और ये सवाल करें कि वाकई मईशत में मुश्किलात हैं? बिल्कुल हैं। क्या हमें IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। देखिए, इस बजट में जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, क्या ये वाकई फेयर टैक्सेस हैं? उस पर हमें डिस्कशन करनी चाहिए। क्या इससे इकॉनमी ग्रो करेगी या इससे आपकी इकॉनमी श्रिंक करेगी? वो एक दूसरा सवाल है। क्या इससे आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी या इससे आपकी एक्सपोर्ट कम होगी? ये तीसरा पहलू है। तो अगर हम शुरू करते हैं कि देखिए, नो डाउट कि हमें टैक्सेस बढ़ाने हैं, और टैक्सेस का मतलब ये नहीं कि जो सेक्टर ऑलरेडी जो टैक्स दे रहा है, चाहे वो सैलरी क्लास हो या कॉर्पोरेट सेक्टर है, कि आप उन्हीं पे बोझ डालते रहेंगे और आप उस लेवल पे उसको लेके जाएंगे कि उसके बाद जो ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपोर्ट की, क्या वो रुक जाए? या हम चाहते हैं कि ये जो तरक्की है ये सिलसिला चलता रहे ताकि आपकी जो मुश्किलात हैं उनसे हम बाहर निकल सकें। अब इशू ये है कि आप जो हमारे पिछले 20 साल में पाकिस्तान के जो मसले मसाइल रहे हैं, वो दो लार्ज प्रॉब्लम्स रहे ना, दो बड़े मसले। एक करंट अकाउंट डेफिसिट, जो पूरे पाकिस्तान को बताया आप करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट है। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप यकीन करें कि जितनी भी हुकूमतें आई पास्ट में, उन सब को हमेशा से बताया गया है कि आप एक्सपोर्ट सेक्टर की तरफ तवज्जो दें, आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल में रखें। पर प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट अपॉइंट होकर आती है पावर में, उनका सबसे पहला प्रायोरिटी प्रोजेक्ट ये होता है कि ग्रोथ किस तरीके से ली जाए। और पाकिस्तान की जो ओवरऑल इनकम लेवल्स हैं, उसमें आप 2 से 2.5% से ज़्यादा ग्रोथ अचीव कर ही नहीं सकते। आप कर सकते हैं, उसके लिए आपको बोरो करना पड़ेगा।
और जितनी हमने बोरिंग की है पिछले 20 सालों में, आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि हम हर मरतबा IMF की तरफ देखते हैं कि वो हमें बेल आउट करे। देखिए, अगर मुल्क को आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है तो इस IMF प्रोग्राम से हमें बाहर निकलना होगा, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। जो हमारी अपनी इनकम है उस पर हमें सर्वाइव करना होगा। ये नहीं कि आप हमेशा खसारे में रहें और आप कहें कि हम बैंकों से बोरो कर लेंगे फिस्कल डेफिसिट के लिए और करंट अकाउंट डेफिसिट है तो हम डॉलर्स IMF से बोरो कर लेंगे। ये सोल्यूशन नहीं है और ये सोल्यूशन गवर्नमेंट को पता है। ये पिछले 20 साल से पॉलिसीज़ में एक मसले मसाइल रहे हैं, बट जब भी एडवाइस दी जाती है प्राइवेट सेक्टर से या काउंसिल से या चैम्बर से या फेडरेशन से, वो उसका हमेशा अपोजिट करते हैं। क्या ये प्रॉब्लम आज पाकिस्तान पे जो है, क्या ये इस गवर्नमेंट का है? नहीं, इस गवर्नमेंट का तो नहीं है। ये तो गवर्नमेंट आई है, मुश्किलात है और उनको मुश्किल फैसले लेने। ये तो पिछले जितनी भी हुकूमतें आई हैं 20 साल का, इन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि गलती कहाँ पे हुई और क्यों गलती हुई, किस तरीके से गलती हुई, और इस गलती को आगे नहीं करना है तो उसके लिए क्या हमें आगे स्टेप्स लेने होंगे कि हम ये मुश्किलात से निकल जाएं। अब आपने बजट की बात की। देखिए, बजट में इन्होंने बोझ लगाया कॉर्पोरेट सेक्टर पे, पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना वो है सैलरी क्लास लोगों का। अगर आप पाकिस्तान में चाहते हैं कि लोग जो स्किल्ड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ब्रेन ड्रेन मुसलसल होता रहे, तो आपने जो टैक्स लगाया वो बिल्कुल ठीक है। बिकॉज इस टैक्स में और इन्फ्लेशन के बाद जो मिडिल क्लास आदमी है और जो जिसकी सैलरी 2 लाख या 2.5 लाख रुपए है, वो भी इस इन्फ्लेशन और महंगाई के ज़माने में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊँ और पाकिस्तान से बाहर जाके नौकरी करूँ। तो अगर ये ब्रेन ड्रेन चलता रहा तो पाकिस्तान के अपने जो मसले मसाइल हैं और हमारे पास क्वालिटी के लोग मौजूद नहीं होंगे तो ये जो असलात हमें करनी है वो कौन करेगा। इस असलात के लिए हमें अच्छे लोग चाहिए, अच्छा ब्रेन चाहिए। वो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप मैन पावर एक्सपोर्ट करते हैं, लेबर है, सेमी स्किल्ड है, जिसकी तादाद बहुत है पाकिस्तान में, और तादाद इसलिए कि हमने आज तक तालीम को प्रायोरिटी नहीं दी, तो वो लोग तालीम याफ्ता नहीं है तो वो कहाँ एब्जॉर्ब हो सकते हैं? या तो वो लेबर क्लास में या सेमी स्किल्ड क्लास में एब्जॉर्ब हो सकते हैं, या वो आप इनको एक्सपोर्ट कर दें, या पाकिस्तान के अंदर इतनी ग्रोथ हो आपकी इकॉनमी में 5 से 6% कि आप इनको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर सकें। तो ग्रोथ आपके यहाँ पे है नहीं पिछले 2-3 साल से, और आगे भी मेरे ख्याल में ग्रोथ आपकी सबड्यूड रहेगी, बिकॉज जो हमें करंट अकाउंट के जो फिस्कल डेफिसिट की जो मुश्किलात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि हम आगे 3-3.5% से ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे अगले 2-3 साल। ये जो 3 एरियाज़ हैं जहाँ पे हम लोगों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर है कि अगर हमारी एग्रीकल्चर को हम एक्सपेंड करें और नया एरिया कल्टिवेट करें, पानी के मसले मसाइल हल करें, जो डैम्स बना रहे हैं उसको आगे थोड़ा सा तेज़ी से काम मुकम्मल करके ताकि पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए, ताकि हम नए एरिया को काश्तकार कर सकें। दूसरा है कंस्ट्रक्शन के अब 2 मसाइल हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट के पास अपने इतने पैसे नहीं है बजट में, जो उन्होंने PSDP अनाउंस किया कि उससे आप कंस्ट्रक्शन की एक ग्रोथ ला सकें, और प्राइवेट सेक्टर में वैसे भी जो हाई इन्फ्लेशन है और जो हाई इंटरेस्ट रेट है उसके बाद लोगों की जो सख्त है खर्च करने की वो बहुत कम हो गई है, और जो लोग खर्च करते हैं वो ज़्यादा सैलरी क्लास हैं, और जब सैलरी क्लास में आपने टैक्स इतना बढ़ा दिया है तो इनकी सख्त आपने और एक्चुअली कम कर दी है और श्रिंक कर दी है, तो उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है अगर वो कम हो गई है तो नए फ्लैट, नए घर वो तो सोच ही सकता है, बना तो नहीं सकता या ख़रीद नहीं सकता। तीसरा है एक्सपोर्ट सेक्टर कि अब जो गवर्नमेंट ने इस बजट में पहले एक 1% विथ होल्डिंग टैक्स होता था जो फुल एंड फाइनल होता था, अब इन्होंने इसको मिनिमम 2% कर दिया और उसके बाद फाइनल टैक्स रिजीम जो नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स है उस पर लेकर आए। क्या इससे हमारी एक्सपोर्ट पे इसके क्या नताइज निकलेंगे मुझे नहीं पता। ये तो 6 महीने के बाद ही हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट के जो फैसले हैं जिसमें इन्होंने जो इतनी हाई टैक्सेशन लगाई है, क्या ये फैसला दुरुस्त है या ये फैसला गलत है, ये आई थिंक वक्त बताएगा। बट आप तो खुद एक्सपोर्टर हैं तो आप नहीं, तो मेरे कहने से क्यों नहीं अंदाजा लगा पा रहे? क्योंकि मेरे कहने से फ़र्क नहीं पड़ता ना। मगर एक बात ये भी कही जा रही है कि एक्सपोर्टर्स हो सकता है जो पैसे लाते हैं, डॉलर्स पाकिस्तान लेके आते हैं, उसमें कहीं ना कमी हो जाए। आपको लगता है इस किस्म का इम्पैक्ट आ सकता है? वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि देखिए एक्सपोर्टर्स एतराज़ कर रहे हैं बट हमारे पास कोई चारा नहीं था, IMF ने कहा था। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं इस चीज़ पर डिबेट करूँ आपके साथ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वक्त बताएगा कि ये फ़ैसला सही था कि गलत था। आप अखबारात पढ़ते हैं, उसमें रोज़ इश्तिहारात आ रहे हैं, कभी किस काउंसिल से, कभी किस फेडरेशन से, कभी किस एक्सपोर्टर एसोसिएशन से। तो इश्तिहारात का मतलब ये है कि लोगों को डेफिनेटली कंसर्न है और लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र है कि ये ऐसे नहीं कि जो हम $30 बिलियन के या $31 बिलियन के एक्सपोर्ट पे पहुँचें वो कहीं पीछे आना शुरू ना हो जाए। क्या लोग पैसे बाहर
रुकना शुरू ना कर दें। तो ये सारे जो सवालात के जवाब है वो 6 महीने में मिलेंगे। अभी कोई मगर आप इंडस्ट्री से वाबस्ता है ना, बाकायदा मैन्युफैक्चरर हैं, डोमेस्टिक मार्केट के भी एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने फिर एक 200 अरब रुपए का रिलीफ दिया इंडस्ट्री को। अब तो जो अनप्रोटेक्टेड पाकिस्तान में कंज्यूमर है उसका बिजली का रेट पहली दफ़ा इंडस्ट्री से ज़्यादा हो गया है, और तो आपको लगता है वो जो एक रिलीफ है वो कॉम्पनसेट नहीं करता कि इंडस्ट्री पाकिस्तान में ग्रो करे और एक्सपोर्ट्स भी पाकिस्तान में बढ़ रही हैं? जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया कि जितने टैक्सेस लगा दिए इंडस्ट्री पे और जिस तरीके से सैलरी क्लास को इन्होंने टैक्स लगा के जो बाइंग कैपेसिटी ख़त्म कर दी है, उससे तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग मेरे ख्याल में तो ग्रो नहीं करेगी, मुश्किल नज़र आ रहा है। पर मैंने ये कहा ना कि मैं आपको इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं या जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है बजट में वो सही है। वो 6 महीने बाद आपको इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या, या हमने गलत फैसला करके गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप कमिट नहीं कर रहे अपना आंसर, मैं आगे बढ़ने से पहले जाने आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए, इससे आपकी ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आएगा, इससे आपकी जो हमने इतनी मुश्किल से जो असलात करके एक्सपोर्ट की तरफ थोड़ा सा जो बेहतरी हमने की है उस पर भी मुश्किलात आएंगे, ओवरऑल इकॉनमी की मुश्किलात आएंगे। क्या जो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कमिट किया है या जो बजट में इन्होंने रखा, क्या ये हम अचीव कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि जब इकॉनमी स्लो होगी आपकी तो उससे जो टैक्सेशन है वो आपकी जो आपने बजट में रखी, मेरे ख्याल में शायद उस लेवल तक पहुंचना वो मुश्किल हो जाएगा। उसके 2 आसान हल हैं। एक तो आपने ब्रॉडनिंग करनी ना टैक्स की। देखिए मनी जो वो पैसा जो बैंकिंग सेक्टर से बाहर है उसकी फिगर्स मेरे को अभी याद नहीं है, बट वो तो एक पब्लिश फिगर है। 6 महीने बाद आप देखेंगे कि वो फिगर बढ़ी है या कम हुई है। अगर वो फिगर बढ़ी है इसका मतलब कि आप गलत सिम पे चल रहे हैं, और अगर वो फिगर कम हो जाती है इसका मतलब कि आप सही चल रहे हैं। क्योंकि अमार हबीब इस पे बहुत लिखते रहते हैं, मैं उनसे इस हवाले से बात करूंगा। मगर आरिफ हबीब साहब, आप ज़ाहिर इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, फाइनेंस से भी और मैन्युफैक्चरिंग से भी, आप बजट को किस तरीके से देख रहे हैं ओवरऑल? मैं अगर इसका एनालिसिस करूं तो मैक्रो पर जो जहां तक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ताल्लुक, आई थिंक उसमें अच्छे इकदाम हैं। अच्छे इकदाम ये हैं कि नंबर 1 हम IMF की डिमांड से अलाइंड हैं, ये आई थिंक सबसे बड़ा प्लस है नंबर 1। नंबर 2 जो बजट डेफिसिट है वो गवर्नमेंट ने 2 ट्रिलियन रुपीस का कम बजट किया है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो बजट डेफिसिट 7.5% था, अभी उन्होंने 6% बजट किया। तो अगर वो 7.5 ही होता तो आपको 2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो ज़्यादा बजट डेफिसिट। तीसरा जो है वो प्राइमरी सरप्लस जो है वो इस साल में, पिछले साल में जो है वो 400 बिलियन था, अब उन्होंने 2.5 ट्रिलियन रुपीस जो है प्राइमरी सरप्लस किया। इसका मतलब ये है कि आप उस पैसों से इंटरेस्ट भी जो है वो कुछ हद तक जो है वो पे कर रहे होंगे। तो ये 3, और फिर जो हमारा PSDP है, PSDP जो है उन्होंने शुरू में तो 1400 बिलियन रखा था, फिर अब 1150 बिलियन रिवाइज फिगर है। लास्ट ईयर जो है वो 550 था, तो इसका मतलब 500-600 के करीब जो है उन्होंने एडिशनल PSDP इस बजट में जो है वो रखा। तो इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये क्या गवर्नमेंट के फाइनेंसेस जो है वो बेहतर होंगे, मैं समझता हूँ बेहतर होंगे पिछले साल के मुकाबले में, उस हद तक ठीक है। फिर दूसरा जो है ये जो इन्होंने एडिशनल जो रिसोर्सेज हैं, वो एडिशनल रिसोर्सेज के लिए उन्होंने नए टैक्सेस जो है वो 1400 बिलियन के जो है वो बजट किए। 2000 बिलियन तो जो है वो हमारा इन्फ्लेशन और नेचुरल ग्रोथ से है। अब वो 1400 बिलियन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या वो फेयर है? और उसमें इतना जो ह्यू एंड क्राई हो रहा है वो उस पे हो रहा है कि वो 1400 बिलियन जिस पे लगा है, हर शख्स उसमें जो है वो अपना पेन फील कर रहा है और उस पर एजिटेट कर रहा है। तो उसको जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। क्या आपका सवाल ये कि क्या ये इंडस्ट्री की ग्रोथ में जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा? मुझे नहीं लगता कि फ़ौरन जो है वो करे। लेकिन जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है, एक्सपोर्ट में जो है 3 एलिमेंट हैं। एक एलिमेंट है उसकी कॉस्ट का एलिमेंट है, और एक जो है वो टैक्सेस का एलिमेंट है। तो कॉस्ट के एलिमेंट में कमी हुई है, जैसे अब इंटरेस्ट रेट जो है वो गिर रहा है और कम होगा, क्योंकि अब उनका भी इंटरेस्ट रेट नॉर्मल हो गए। पहले उनको जो एक्सपोर्ट रिफाइनेंस मिलता था अब वो नहीं है, तो उनमें उनकी सब्सटेंशियल कमी होगी, क्योंकि इस साल बजट में जो एवरेज इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा है वो 16% का रखा है। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट इस साल का एवरेज जो है वो 16% होगा। दूसरा, एनर्जी को जो है उन्होंने कम किया है, बट एनर्जी का भी जो है वो थोड़ी इसमें एनोमली है कि उन्होंने जो टैरिफ रेट कहा था कि 10 रुपये प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से
अनाउंसमेंट हुई थी उसका शायद नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन उसमें जो फिक्स चार्जेस बढ़ाने थे तो वो फिक्स चार्जेस का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज एज ऑफ नाउ जब हम देखते हैं तो एनर्जी की प्राइस गिरी नहीं है बल्कि बढ़ गई है। तो वो एक जो है वो एलिमेंट है। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, देखो पाकिस्तान में अगर आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं और ग्रोथ चाहते हैं तो 3 चीज़ों में जो है वो कमी करना बहुत ज़रूरी। एनर्जी प्राइस में कम करना, आपके जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम करना, और तीसरा टैक्स रेट को कम करना। ये तीनों पे जो है वो हम इस रीजन में बहुत ज़्यादा इन कॉम्पिटिटिव है। तो जहाँ एक्सपोर्ट का एलिमेंट है कि ऊपर जो है की लाइनें हैं उसमें रिलीफ है, लेकिन बिफोर टैक्स के बाद जो है वो टैक्स है, जिसको कि मतलब ये है कि जो है वो इंडस्ट्री एजिटेट करे। बेहतर ये होता है कि सैलरी क्लास इंडस्ट्री उनके साथ ज़रा सही तरीके से जो है डायलॉग होता और उनको कहते कि भाई हम ये एडिशनल रेवेन्यू चाहते, किस तरह जो है वो एडिशनल रेवेन्यू आपसे हम ले, ताकि उनकी ये जो है वो बहुत ज़्यादा शोर और शिकायत जो है वो ना हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। इंटरेस्ट रेट जो है पर्टिकुलरली कम होता हुआ नज़र आता है। इसको ज़रा गवर्नमेंट को चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को चाहिए कि ज़रा वहाँ एग्रेसिव स्टांस ले, तो मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो है वो बेहतरी। जहाँ तक कैपिटल मार्केट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में री रेटिंग होगी। मगर अगर इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तो एक अली तबा साहब जो हैं वो बड़े स्केप्टिकल इस बात पर कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ नहीं है, और उन्हें लग रहा है कि डिमांड साइड से भी कुछ नहीं है और सप्लाई साइड से भी, दोनों तरफ से जो है हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अगले साल की ग्रोथ में, इस साल तो ज़ाहिर है हमें पिछले साल बेस इफेक्ट भी था, सैलाबों की वजह से फसलें मुतासिर हुई, तो इस साल हमें जो ग्रोथ का नंबर मिला जो कि बहुत अच्छा नहीं है, मगर उसमें एग्रीकल्चर ने किरदार अदा किया। अब अगले साल अगर हम 3.5% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है ये अचीव हो पाएगी या मुश्किल लगता है? और प्लस इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो 50 साल के कम तरीन सतह पर है, और उसमें भी अगर 11.4% का इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी है तो प्राइवेट सेक्टर का 8.7% है, और ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट्स का बड़ा किरदार है। इसमें कोई इंप्रूवमेंट आएगी इंटरेस्ट रेट्स नीचे जा? जी, मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे तो ये जो डिमांड डिस्ट्रक्शन चल रही है, ख़ासतौर पर गवर्नमेंट ने और मेजर्स जो लिए हैं उसमें डिमांड डिस्ट्रक्शन को और ज़्यादा एग्रेवेट किया है। लेकिन जो उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो वो ज़रा उसको जो है रिलीफ आएगा। उसको जब वो रिलीफ आएगा तो जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जैसे रियल इस्टेट है, रियल इस्टेट जो है इम्पेक्टेड है बिकॉज ऑफ हाई इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट नीचे आएगी तो उसमें जब डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड जो है वो कंस्ट्रक्टेड रियल इस्टेट में जो है वो होगी तो उसके फिर आप असरात देखेंगे कि उनसे रिलेटेड इंडस्ट्री में जो है वो डिमांड में जो है वो बेहतरी आएगी। दूसरा ये है कि इन सब चीज़ों के एनालिसिस में मैं ये देखता हूँ कि ज़रा डिस्कशन में लोग बहुत ज़्यादा जो है वो रोना धोना बहुत ज़्यादा जो है उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं। सैलरी क्लास में भी डेफिनेटली उनको ये नहीं होना चाहिए कि ये इसके ऊपर जो है टैक्स लगाते, लेकिन उनका इंक्रीमेंटल है जो बेरेबल है। मैं समझता हूँ कि कॉरपोरेट्स भी कुछ उनको जो है कंपनसेट जो है वो कर सकते हैं, वो ऐसा है। ना होता तो अच्छा, लेकिन जहाँ लीकेजेस थी वो लीकेजेस को जो है गवर्नमेंट जो है वो प्लग करने में नाकाम रही है। जैसे फाटा एंड पाटा है, फाटा पाटा में हर साल गवर्नमेंट 70-80 बिलियन रुपीस लुटा रही है। तो 70-80 बिलियन ये जो सैलरी पे उन्होंने टैक्स बढ़ाया उसको वो 70 बिलियन रुपीस उससे लेंगे। तो सिर्फ एक हेड को वो एब्यूज़ को अगर रोक लेते तो ये सैलरी पे जो है वो उनको बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़ती उससे। फिर दूसरा जो मैं ये देखता हूँ और ये सारे जो मेजर्स इसमें आए, ये IMF की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको अनड्यू जो है वो ये अपनी मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि IMF जो है वो मैक्रो चीज़ों पे कंडीशन उनका भाई बजट डेफिसिट ये होगा, प्राइमरी डेफिसिट आपका सरप्लस ये होगा, फना ये होगा। इससे नीचे जो है अगर IMF की इतनी ज़्यादा जो है वो डिक्टेशन ले रहे हो तो कभी ये फाटा पाटा की एग्जेम्पशन जो है वो एक्सटेंड ना होती। क्योंकि वो तो प्राइम मिनिस्टर ने भी और पार्लियामेंट में खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम इसको जो है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, और बजट में कुछ हद तक उन्होंने विड्रॉ भी किया, वो भी बाद में प्रेशर की वजह से उनको जो है वो करना पड़ा। तो हर चीज़ को जो है वो ये कहना माइक्रो चीज़ों को कि ये IMF की वजह से, मैं समझता हूँ कि वो लोगों से जो है वो सही बात नहीं कर रहे होते, वो गलत बयानी होती है। मुझे ऐसा जो है वो नज़र आता है और उस पर मेरिट पर जो है वो फैसले और डिबेट और डिस्कशन होनी चाहिए। आसिफ पीर साहब, आपका ज़ाहिर IT से ताल्लुक़ है, सिस्टम्स लिमिटेड ने खुद एज अ कंपनी ग्रो किया है। ओवरऑल बजट पे भी मैं आपका कमेंट चाहूँगा, मगर हमें बहुत सालों से बताया जा रहा है
कि जी पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट के मसले से निपटना है और ग्रो करना है, तो सिर्फ टेक्सटाइल पे आप रिलाई नहीं कर सकते। आईटी एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको रिलाई करना पड़ेगा, और मुख्तलिफ हुकूमतें बताती रही हैं पिछले 10-12 साल में, बल्कि 15 साल ही कह लीजिए, जो 3-4 हुकूमतें आई। बट द प्रॉब्लम इज़, और हमें इंडिया की मिसाल दी जाती है कि वहाँ ग्रो कर गए तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ग्रो कर सकते। बट हमने जो ग्रोथ है वो उस हिसाब की है नहीं। आपकी कुछ शिकायत रही हैं, कुछ शिकायत ये हैं कि जी एक तो हमारी जो हमें इन्वेस्टर को नहीं ला पाते, इन्वेस्टर को अगर बताएं पाकिस्तान का तो उनके कुछ इश्यूज़ हैं, मगर फिर एक ये शिकायत भी थी कि हम बाहर भी इन्वेस्टमेंट करने में हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या कुछ एड्रेस किया है इस बजट में कि हम आगे जाके रिलाई कर सकें आईटी पे कि ये हमें हमारी इकॉनमी को आगे लेके जाएगा? जी शुक्रिया शाहज़ेब। पहले तो आपका मैं जवाब दे दूं कि बजट में क्या है। आई थिंक बजट में डेफिनेटली आईटी को उन्होंने आईटी एक्सपोर्ट पे हमें टैक्स, नॉर्मल टैक्स रिजीम में नहीं आया, तो जो नॉर्मल हमारा टैक्स मिनिमम टैक्स चल रहा था फुल एंड फाइनल उस पर रखा। तो हमारे लिए आईटी एक्सपोर्ट के लिए एक अच्छी बात हुई कि ये नॉर्मल टैक्स में नहीं आया, तो ये चेंज नहीं हुआ। या लैपटॉप पे टैक्स लगा दिए, मोबाइल फ़ोन पे लगा दिए, दैट्स फाइन। ये मतलब ऑफ कोर्स इसमें ये कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान अगर बनाना है तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा चाहिए, तो लैपटॉप मोबाइल फ़ोन आपको सस्ते करने हैं और आप ज़्यादा लेके आएँ यहाँ पर, ताकि सब डिजिटल पाकिस्तान का जो वो है। तो बजट में आई थिंक आईटी को कोई आईटी की उन्होंने सप्लाई के लिए कुछ 79 बिलियन रुपीज़, बहुत सारी चीज़ों के लिए, नॉट जस्ट सप्लाई बट मैं ट्रेनिंग, सप्लाई का मतलब है कि ट्रेनिंग और मार्केटिंग, उसके लिए 79 बिलियन का एक हदफ रखा गया है कि जिसको वो इन्वेस्ट करेंगे और आईटी की एक्सपोर्ट को या और ट्रेनिंग पे, ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनिंग और मार्केटिंग पे। जो आपने अभी बात की इन्वेस्टमेंट की, आई थिंक ये मैंने बहुत सालों से मैं बात कर रहा हूँ, और आई थिंक लास्ट हमारी जो डिबेट में भी ये बात हुई थी कि इन्वेस्टमेंट अब्रॉड वाज नॉट अलाउड। तो ही सर्कुलर आया है स्टेट बैंक का, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब का, फाइनेंस मिनिस्टर साहब एंड ऑफ कोर्स आईटी मिनिस्ट्री एंड स्टेट बैंक गवर्नर, इन्होंने इस दफ़ा बजट के पहले भी इन्होंने ये ओपिनियन लिया और बजट में नहीं कर सके, बट नोटिफिकेशन आ गया, सर्कुलर आ गया स्टेट बैंक की तरफ से कि 3 चीज़ें उन्होंने अलाउ की हैं, विच इज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थी ये कि आप जितना एक्सपोर्ट करते हैं, आईटी की जितनी भी कंपनियां हैं जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, वो आप यहाँ लेके आएँ, अपने स्पेशल अकाउंट में रखें, और 50% जो रिटेंशन की इजाज़त है वो 50% आप एज़ इट इज़ अपने ऑथराइज्ड डीलर का मतलब होता है जो जिससे आप बैंक में रेमिटेंस मंगवाते हैं, वो आप उसके थ्रू बग़ैर स्टेट बैंक के अप्रूवल के वो पैसे बाहर ले जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आप उसमें अपनी सब्सिडरीज़ खोलें, वहाँ जाके एक्विजिशंस करें। ये एक बहुत बड़ा इक़दाम है, क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे आप ग्रोथ हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। दूसरा आई थिंक एक अलाउ ये एक और भी सेकंड कंडीशन जो हमने डिमांड की थी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, बाहर से किसी आईटी कंपनी में या किसी स्टार्टअप में, कहीं भी आईटी कंपनी में, सर्विसेज कंपनी में, किसी में भी इन्वेस्टमेंट लाते हैं एज अ फॉरेनर, फ़र्ज़ करें आपने $10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लाए, तो अब वो इन्वेस्टमेंट यहाँ सारी नहीं यूज़ हो सकती। डिमांड बढ़ानी है ना, असल गेम है डिमांड का, सप्लाई भी करना है, लेकिन डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई का क्या करेंगे। तो डिमांड के लिए अगेन सब बाहर जाना है, आपको अपनी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है। तो वो अब इन्होंने अलाउ कर दिया है कि अगर फॉरेन एक्सचेंज इम्पैक्ट निल होगा, जितने आप लेके आए हैं, इन्वेस्टमेंट आपने बाहर से रेज़ की, वो आप पैसे एज इट इज़ वापस ले जा सकते हैं, विच इज़ अ बिग थिंग। तो आपने अब बाहर जाके अपने आप को इन्वेस्टमेंट जनरेट करनी है। प्राइवेट सेक्टर का काम है, गवर्नमेंट का काम नहीं है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी फ्रेमवर्क दे दिया, अब हमने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट लानी है हम लाएँ, इस इन्वेस्टमेंट को बाहर ले जाएं और ग्रो करें इनऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिकली तो हम कर ही रहे हैं, बट एक्विजिशंस के साथ और इन्वेस्टमेंट्स के साथ सब्सिडी। ये दूसरा। तीसरा जो हमने इनसे कहा था कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट नहीं करती आज, तो वो क्या करें। हम तो ये चाहते हैं ना कि आपने कहा ना एक्सपोर्ट बढ़ानी है, तो हर बंदा, देखिए प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स, हम लोगों को बेचना है, डिमांड हमें जनरेट करनी है, गवर्नमेंट ने नहीं जनरेट करके देनी है हमको। तो वो डोमेस्टिक कंपनीज़ को भी उन्होंने लिखा हुआ है सर्कुलर में कि प्रॉफिट्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज आर अलाउड टू टेक आउटसाइड, तो वो भी आप बाहर ले जा सकते हैं अगर आपके प्रॉफिट या $100,000, ये भी एक कंडीशन आ गई है। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें डोमेस्टिक कंपनीज जो एक्सपोर्ट नहीं करती, उनको इंकरेजमेंट मिली है कि वो पैसे लेके जाके बाहर सेटअप करें और ग्रो करें एक्सपोर्ट। तो ये डिमांड जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी था। दिस वॉज लाइक ए रियल शो स्टॉपर। तो अब ये हो गया है, और मेरी इंडस्ट्री से पूरी रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमें सारी इंडस्ट्री से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पैसे लेके आएँ और ट्राई करें कि ये पैसे वापस जाएँ,
50%, ताकि जितना रेमिटेंस आएगा उतना मुल्क को फ़ायदा होगा, और वो अगर उनको जब भी पैसे चाहिए फॉर ग्रोथ दे कैन टेक आउट 50%, और यहाँ 50% ज़्यादा तो कंज्यूम ही हो जाएगा, क्योंकि आपकी HR कॉस्ट होती है, तो वो आप ऐसे तो नहीं है कि पूरे पैसे रख सकते हैं। दूसरा, आप अपने आप बाहर जाके इन्वेस्टमेंट रेज करें और इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। अगेन बाहर की कंपनियों से पाकिस्तान में FDI आएगा और ग्रोथ होगी। और जो छोटी कंपनियां हैं या स्मॉल टू मीडियम साइज़, मेरी इनसे एक रिक्वेस्ट है कि इनकरेज हों इससे, और जितना भी प्रॉफिट है वो बाहर इन्वेस्ट करें और अपने आप को एक्सपोर्ट में कंपेटिटिव बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हुआ है, और आई थिंक मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत वैल्यू अनलॉक होगी। अगर नहीं किया तो फिर इंडस्ट्री का कसूर है इसमें। गवर्नमेंट कांट डू एनीथिंग, गवर्नमेंट कांट सेल, यू हैव टू सेल योरसेल्फ, राइट? और एक और ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम है। अब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का हो रहा है, आप इम्पैक्ट फील कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा बड़ा मसला बन रहा है? ह्यूज। आई थिंक जो मोहम्मद अली ने अभी कहा कि सैलरीड क्लास पे देखें, अब डेफिनेशन हर किसी को चेंज हुआ है। 50,000 से जो ऊपर कमाता है उसको भी चेंज किया है। वो आई थिंक 80% वो लोग हैं जो 50 to 100,000 के ब्रैकेट में। उनका कहने को तो ये है कि 1250 रुपये का फ़र्क आया, बट वो कहते हैं 100% टैक्स इंक्रीज़ हो गया। तो परसेप्शन, होप बड़ी चेंज हुई है। और दूसरा, आई थिंक जो रिच की डेफिनेशन है कि भाई जिसने 3.5 लाख रुपए कमाया उसको हाईएस्ट स्लैब में हो गया, राइट? 4 मिलियन इज 3.5 लाख रुपए। तो रिच की डेफिनेशन चेंज हो गई। अल्ट्रा रिच की डेफिनेशन चेंज हो गई कि 8 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको सरचार्ज भी लगेगा। तो अब और हमारे सेक्टर में तो टैलेंटेड लोगों की सैलरीज इतनी हैं, तो अब सब रिच और अल्ट्रा रिच अगर और उससे उतना टैक्स देंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स अगर 50% हो जाएगा, तो अगेन वो एक सवाल ये है, ये नहीं है कि टैक्स देना चाहिए, सवाल ये है कि सैलरी क्लास यंग बच्चे पूछते हैं कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर। और जो मोहम्मद अली ने कहा फेयर ट्रीटमेंट, क्या फेयर दूसरों को लग रहा है टैक्स बेस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही? तीसरा कि मतलब दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन कि भाई हम जो अभी आरिफ साहब ने कहा लीकेजेस, इनकॉम्पिटेंस, उसकी जो लीकेजेस और इनकॉम्पिटेंस है जो अगर किसी और जगह से लेना था, लेकिन चूँकि वो मुश्किल काम था, पॉलिटिकल इकोनॉमी थी, मुश्किल था, जो भी था, उसकी सज़ा अगर टैलेंटेड लोग रुकेंगे तो वो क्या करेंगे? आई थिंक इससे शाज़ेब दो मसले हो रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ वो बाहर चले जाएंगे, ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। मसला ये हो रहा है कि लोग ऑल्टरनेटिव, पीपल आर स्मार्ट, व्हाट दे डू। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कैश में सैलरियाँ लेना शुरू कर देंगे, कुछ लोग अपने दूसरे के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करेंगे, सब चीज़ें होती हैं। तो ये आपको टैक्स बढ़ेगा नहीं, ये टैक्स को लोग ढूंढेंगे रास्ते। और हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो पाशा हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशन, उनसे बात भी हुई है कि हमारी इंडस्ट्री में एक चीज़ और अलाउ है जो कहीं और अलाउड नहीं है। रिमोट वर्कर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा, आप घर से बैठ के काम करें, फ्रीलांसर हो जाएं, रिमोट वर्कर हो जाएं। तो अब मेरे पास जो बंदा काम करता है और हम ऑफिशियली ऑफ कोर्स वी हैव टू डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम सैलरी, हमारे पास तो चॉइस नहीं है, तो हम तो पूरा टैक्स काटेंगे, 35-40 जो भी बनता है उसका। लेकिन अगर वो अपने आप को रिमोट वर्कर की डेफिनेशन मिले, मुझे छोड़ के, इंडस्ट्री को छोड़ के, वो फ्रीलांसर बन जाता है और घर पे बैठ के काम करता है, तो उस पर 0.25% टैक्स है। तो उसको इतनी बड़ी सेविंग है, तो इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि इंडस्ट्री, जो आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा होना है, इंडस्ट्री ने बड़ा होना है। इंडिविजुअल्स तो वो पैसे लाएँ ना लाएँ, मतलब आप इंडिविजुअल को कितना पकड़ेंगे, कितने इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। तो आई थिंक इससे ये भी हम रिक्वेस्ट करें कि इसका फेयर प्ले हो जाए, कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लाजमी है। और अब अदील मलिक और मुर्तज़ा सैयद ने अभी एक हालिया आर्टिकल लिखा टैक्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने कोट किया इब्न खुल्दून को, अरब फिलोसोफर को, कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो उन्होंने कहा था कि अगर एक सोसाइटी को आपने जज करना है कि उसमें गवर्नेंस कितनी अच्छी है, तो ये देखें कि वहाँ पर टैक्स का निज़ाम कैसा है, कि वहाँ पर टैक्स रेट कम होना चाहिए मगर सब पर होना चाहिए, बजाय इसके कि टैक्स रेट हाई हो और चंद लोगों पर हो। और वो हज़ारों साल पहले कह गए हैं, और हमारी सोसाइटी में यही खामी है जो कि सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है कि टैक्स रेट सैलरीड क्लास पर तकरीबन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बराबर पहुँच गया है, फैसिलिटीज़ है नहीं। कहा जाता है दूध अब पेरिस से भी पाकिस्तान में महंगा हो गया है, महंगाई ज़्यादा, टैक्स ज़्यादा, फैसिलिटीज़ कम। एहसान मलिक साहब, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसमें से चंद तो बहुत ज़्यादा अहम थी कि ब्लैक मनी पार्क ना हो, फेयर टैक्सेशन होनी चाहिए। अब फाइनली आ रहा है कि IMF के सूबों के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं और सूबे इस बात पर एग्री कर गए कि एग्रीकल्चर पर भी टैक्स हो। आपको लग रहा है कि ऐसा बजट है जो पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ की तरफ ले जा सके? आपकी जो कुछ रिकमेंडेशंस थी वो मानी गई हैं? आई थिंक मैं शुरू में तो ये कहूँगा कि ये जो बजट बनाया गया है, ये IMF के प्रोग्राम को सिक्योर करने के लिए बनाया गया है। ये बात जो है बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए। इससे जो
फ़ायदा होगा पाकिस्तान को वो ये होगा कि जो हमारी इमीडिएट सॉल्वेंसी की रिस्क थी वो कवर हो जाती है और डेट रिस्ट्रक्चरिंग को हम अवॉइड कर लेंगे। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या ये पायदार बहाली आएगी क्या मईशत के अंदर, तो मेरी नज़र में नहीं आएगी। वो इसलिए कि ये जो बजट बनाया गया है ये एक फायर फाइटिंग किस्म का बजट है। इसमें देखिए जब बजट का इन्फ्लेशन असम्पशन है 12% और जो हुकूमती अखराजात हैं वो तकरीबन 25% से बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उस पर तो कोई नज़र नहीं रखी गई, राइट। लेकिन जो टैक्स का जो रेवेन्यू का टारगेट है उसको 40% बढ़ा दिया गया है पिछले साल के मुकाबले में, यानी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद 25% और उम्मीद रखी गई है। तो मेरे ख्याल में जो पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा वो 25% से ज़्यादा बढ़ेगा, हमेशा ऐसा ही होता रहा है। और जो टैक्स की वसूली होगी वो 40% का जो टारगेट है वो नहीं वसूल किया जाएगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो इस साल हालांकि टैक्स टारगेट तकरीबन हमने अचीव किया, मगर एक्सपेंडिचर साइड पर हमने बहुत मैसिव ओवररन किया। बट आप कह रहे हैं इस दफ़ा दोनों होंगे, अब टैक्स टारगेट पे मेजर शॉर्टफॉल होगा और बहुत ज़्यादा ओवररन होगा एक्सपेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरी जो मायूसी की हमें हो रही है वो ये है कि हम IMF से भी कहते रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान से भी कहते रहे हैं कि जो IMF का प्रोग्राम है उसको अगर उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से जो 23 बार ऑलरेडी किया गया है, यानी फ्रंट लोडेड टारगेट्स दिए जाते हैं FBR को वगैरह वगैरह, अगर ये फ्रंट लोडेड ही सिस्टम रहा तो जो रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो फिर बैक फुट पे चला जाएगा और वो बैक फुट पे ही रहेगा। उसमें ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल जो वो होते हैं कंपल्शंस होते हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन हुकूमत जो है अगले साल 2 साल इसी तरीके से फायर फाइटिंग ही करती रहेगी। तो वो जब आपको टैक्स टारगेट वसूल नहीं होगा तो नए टैक्सेस लाए जाएंगे, एक नई मिनी बजट आएगी, उससे और जो प्रेशर है बिज़नेस पे वो आएगा। ये देखिए अगर आपको तरक्की करनी है, मईशत को बहाल करना है तो आपको वेल्थ क्रिएशन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है और कुछ जो पॉलिटिशियंस भी हैं वो वेल्थ क्रिएशन को समझते हैं कि ये गुनाह है, राइट। तो अगर आपकी पॉलिसी इस तरह की बनाई गई हैं कि जिसको आप पकड़ सकते हैं आसानी से उसको पकड़ लें, बेशक वो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हों या बड़े बड़े जो कारोबार हैं उनको पकड़ने तो आसान होता है क्योंकि वो ऑलरेडी उनके अकाउंट्स वगैरह आपके पास होते हैं, तो उनको पकड़ना तो बहुत आसान होता है। आपको ब्रॉडन जो टैक्स बेस करने के लिए, प्रॉपरली ब्रॉडन करने के लिए इसमें कई चीज़ें ऐसी की गई हैं जहाँ पे कि रिटेलर वगैरह से टैक्सेस वसूल करने का कुछ इकदाम लिए गए हैं, लेकिन उसका भी बर्डन जो है वो फॉर्मल सेक्टर पे ही आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर को सप्लाई करेगा वो 2.5% काटेगा, तो ये जो बर्डन है ये वो मैन्युफैक्चरर को टैक्स कलेक्टर बना दिया गया। हाँ, तो एग्जैक्ट नहीं, एक तो और उसका होगा ये कि कंज्यूमर पर अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका असर जो है इन्फ्लेशन पे होगा। दूध की तो आपने मिसाल दे ही दी है कि पेरिस से ज़्यादा और मेलबर्न से ज़्यादा और हॉलैंड से ज़्यादा हमारी जो कीमत हो चुकी है, तो इससे एक अनलेवल प्लेइंग फील्ड बनती जा रही है। दूध तो वैसे ही खुला मिलता था, राइट, जो कि सस्ता भी होता था, लेकिन अब ये जो पैक्ड मिल्क है बहुत ही ज़्यादा महंगा हो गया है रादर, राइट। और जो खुला दूध वाले थे, खुले दूध बेचने वाले थे, उन्होंने भी अपनी कीमत बढ़ा दी है, तो इसका नेट इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा। आरिफ भाई ने कहा कि जी इन्फ्लेशन कम होगी और पॉलिसी रेट गिरेगा। मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन जो है वो 18 से 20% रहेगी। वो जो हालिया 12% नंबर्स के बावजूद आपको लग रहा है ये दोबारा स्पाइक करेगी? जी बिल्कुल, डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू नहीं करेगी? नहीं करेगी, उस रेट से नहीं करेगी जिससे हमारी उम्मीद थी, ठीक है। और पॉलिसी रेट 12% टारगेट कर रही है और IMF भी लेस देन 13% टारगेट कर रहा है, बट आप कह रहे हैं 18-20% पर जाए। जी 12 जो IMF ने जब टारगेट दिया था तो उस वक्त बजट नहीं आई थी, अब बजट आ चुकी है, राइट। तो इससे जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा वो सिग्निफिकेंट आएगा और उस रेट से पॉलिसी रेट कम नहीं होगा जिस रेट से उम्मीद रखी जा रही थी, ठीक है। कम तो होगा लेकिन उस रेट से नहीं होगा जिससे उम्मीद रखी जा रही थी। तो हमारी जो रिकमेंडेशन थी वो तो बेसिकली ये थी कि जी एक्सटर्नल अकाउंट को बैलेंस करने के लिए आपको एक्सपोर्ट्स में इजाफे की ज़रूरत है। तो आपने सुन लिया कि एक्सपोर्ट्स के साथ किस तरीक़े से ट्रीटमेंट की जा रही है।
ठीक है। हमने कहा था इन्वेस्टमेंट को आपको फ़रोग़ देना है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डायरेक्टली पॉलिसी रेट से उसका ताल्लुक़ होता है। तो अगर पॉलिसी रेट उस तरीके से कम नहीं होगा जिस तरीके से हमें उम्मीद की जा रही थी, तो ज़ाहिर है कि वो बिज़नेस पे इम्पैक्ट आएगा और मईशत पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये है जी चंद चीज़ें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। सब और मैं आपसे जानना चाहूँगा आसिफ इनाम साहब, एप्टमा टेक्सटाइल की एक बॉडी है, अब एप्टमा की अपनी शिकायत थी, रिकमेंडेशंस भी थी, आप किस तरीके से देख रहे हैं बजट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो 20-25 साल पहले या 30 साल पहले बिगड़ गई थी। जैसे एनर्जी का इशू है, वो गाय बगाए आता रहता है और जाता रहता है। आता इस तरह रहता है कि कभी बिजली के सोल्यूशन निकल आते हैं, गैस आ गई तो लोग गैस पे चले गए तो बिजली भूल गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इंडस्ट्री में हमेशा स्पाइक आती है कि आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है, फिर डाउनफॉल आ जाता है। क्या होता है, उसी ऑल्टरनेट एनर्जी पे लोग जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो सब यूज़ करने लगते हैं, तो अल्टीमेटली वो सोर्स ड्राई हो जाता है। देन यू आर बैक टू स्क्वायर वन। अगर आप हमारी एनर्जी का ग्राफ देखेंगे तो 7-8 सेंट, उसके बाद एकदम 14 सेंट, फिर 7-8 सेंट में ग्रोथ आती है। तो अब तो तकरीबन ये इस्टेब्लिश हो गया है, स्पेशली जो तकरीबन 19 से लेकर जो भी 20-22 तक 7.5 सेंट और 9 सेंट बिजली रखी गई। एंड फॉर द लास्ट पीरियड इट वाज +8%। लास्ट क्वार्टर जो था वो थर्ड क्वार्टर जो लास्ट गवर्नमेंट का था, दैट वाज +8% ग्रोथ, विच वेंट टू -8 इन वन क्वार्टर ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो वो उसका है। दूसरे उसमें इन्वेस्टमेंट तकरीबन $3-4 बिलियन का हुआ। जो अब क्या हुआ कि जब 17, 18, 19 सेंट की ये बिजली हो गई तो वो प्लांट बंद पड़े रहे। अब उनका रीपेमेंट भी ड्यू है, वो इन्वेस्टमेंट भी मुल्क का ज़ाया हो गया। हमारी 19.5 बिलियन तकरीबन एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की, जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो 2 साल में बढ़ के इट वाज सपोज टू बी 26 बिलियन अलोन फॉर द टेक्सटाइल, जो हमारे अलावा बांग्लादेश वगैरह ने भी अचीव किया है। उसमें जो पॉलिसी डिसीजंस थे उसमें से कुछ अब हम ये कहते थे कि जी हमारा 70% प्रॉब्लम इज़ एनर्जी, 30% बिल्कुल ठीक है, हुकूमत ने सारी चीज़ें ठीक की हुई थी। EFS स्कीम भी थी और उसके बाद रॉ मटेरियल भी ड्यूटी फ्री किए हुए थे। तकरीबन सिवाय एक स्टकअप रिबेट्स के, वो इसके सेल टैक्स रिफंड्स के, या जो पुराने लेगेसी पेमेंट्स फंसी हुई हैं टर्फ की, और उसके अलावा हमारा कोई मेजर मसला नहीं था सिवाय एनर्जी के। एंड वी थॉट कि ये एनर्जी हल होगी। अब इस बजट के बाद वो मसले भी बढ़ गए। 2% ड्यूटीज़ रॉ मटेरियल्स पे लग गई, कुछ पे लगी हैं, कुछ पे नहीं लगी। EFS स्कीम तो तकरीबन प्रैक्टिकली इंपोर्ट फेवरेबल कर दी कि आज आप इंपोर्ट करें तो यू आर बेटर ऑफ देन बाइंग फ्रॉम द लोकल। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और आप ये देखें कि ऑलरेडी एनर्जी का जो इम्पैक्ट आया है वो ये आया है कि जो पहले तो सिर्फ कॉटन हमारी शॉर्ट है ना, तो कॉटन आनी चाहिए थी। जो धागे की इम्पोर्ट है दैट इन 5 or 6 months हैज़ गॉन अप बाय 500% फ्रॉम 2,000 टन टू 11 or 13,000 टन, विच वाज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर। जबकि आपकी एक्सपोर्ट जो है चंद दिनों में आप नेट एक्सपोर्ट गिन रहे होंगे कि जी 16 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई, 2 बिलियन की टेक्सटाइल की बेसिक मटेरियल की इंपोर्ट हुई, तो 14 रह गई। एंड आई हैव सीन टाइम इन पाकिस्तान नॉट फार अगो और डिकेड अगो कि जब हमारी टोटल एक्सपोर्ट 12 रह गई थी और 3-3.5 बिलियन की बेसिक मटेरियल की इंपोर्ट थी, तो 8.5-9 रह गई थी, विच वॉज इन सम टाइम इन 2005। तो ये मसला जो एनर्जी का है ये एड्रेस होना है। अब ये पैदा क्यों हुआ है? देखिए हमारे पास एक PSDP है। PSDP सारी दुनिया में आप अपना जो बेस है वो बनाते हैं, तो उसमें आपके बेस पे होता है आपके पास माइंस हो, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके पास कोई बेसिक रॉ मटेरियल हो, वही आप एक्सपोर्ट करते हैं ना, सरप्लस। तो हमारे पास अल्लाह मियां ने दरिया दिए थे, हमने उसमें कुछ नहीं किया। अब आप मुझे बताएं, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ का हर साल PSDP है। अगर उसका 40-50% भी एलोकेट हुआ होता सिंसियरली और डैम्स बने हुए होते, वो आज ₹1 की बिजली दे रहे होते। आज इवन जो अभी नया इसका IPP चालू हुआ है वो 8 सेंट का है फॉर आई डोंट नो 30 years और समथिंग लाइक दैट। तो अब वो कितने का है? वो मतलब अगर आप PSDP में देखें दैट्स PSDP ऑफ 36% ऑफ 1 year ओनली। तो गवर्नमेंट जो एक्सपेक्ट कर रही है कि हमने इंडस्ट्री को कम से कम एनर्जी में, देखिए एनर्जी में वी डोंट वांट टू एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि $2.5 अरब, $2.8 अरब के ब्रैकेट में हम कहीं फंस के रह गए पर मंथ। अगर मई में ऊपर गई 2.8, जून में फिर 2.5, इससे ऊपर की हमारे पास कैपेसिटी है भी या नहीं है? देखिए कैपेसिटी तो मैंने आपको बताया 26 बिलियन की है, बट इट इज़ बीन नाउ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। एक तकरीबन हम थंब रूल चल रहे हैं कि अगर कोई मिले या वीविंग या ये तमाम चीज़ें बंद होती हैं, तो वो बंद होने के बाद जब आप दोबारा चालू करते हैं तो कहीं 20-30% पे डेथ हो चुकी होती है। तो मतलब पहला तो आपको कोशिश होनी चाहिए कि कोई चीज़ ख़त्म ना हो। जितना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा उतना जो है
वो उसकी जो सस्टेनेबिलिटी की रेशो कम हो, वो ख़राब होती जाएगी कि फिर कम चालू हो सकेंगे। तो अब तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल ऑलमोस्ट जो है वो खासे सेक्टरों को ब्लीड करते हुए बारिंग, देखिए कहीं भी वो जहाज़ भी गिरता है 2 आदमी बच जाते हैं। आप उन एक्सेप्शंस को छोड़ के एज अ होल इंडस्ट्री की हालत जो है वो बहुत ख़राब है। अब इसका सोल्यूशन फिर वो ब्रॉड बेस है, वो तो फिर IPP से लेकर तो ये साल एक्सपोर्ट्स बढ़ने का होगा, ये एक्सपोर्ट्स गिरने का होगा, या वही लेवल रहेगा, क्या होगा टेक्सटाइल? या मतलब विद द करंट सिचुएशन जो एनर्जी की रिलीफ, अब देखें जो हमारा अब 41-42 का जो टैरिफ होगा, ये भी स्टिल भी डबल और ट्रिपल दैन मैनी कंट्रीज। इंडिया में जो स्पेशल जोन है वहाँ दे आर गिविंग नाउ 5 सेंट टैरिफ, तो उससे इट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑलरेडी। दूसरे हमारे यहाँ जो कुछ बेसिक प्रॉब्लम भी एड्रेस हुए हैं जो पॉजिटिव हैं, जैसे इंपोर्ट की FTR को 5 साल पहले ख़त्म की, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। आपको अंदाज़ा नहीं था कि वो कितनी बड़ा मैसअप हो गया था और उसने इंडस्ट्री को कितना बड़ा हर्ट किया है। मैं समझा था कि एहसान साहब उसको ज़रूर टेकअप करेंगे। वो इंपोर्ट की FTR में जो वो 5% हो गया था, वो अब 100 का 5 था या 10 का 5 था, उसमें बहुत कुछ हुआ है। एंड आई थिंक सो इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जो इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ है उसमें हुआ है वो। फिर उसके बाद IPP, ये सब एड्रेस अगर आप कर देंगे, इवन अगर 8-9% का भी टैरिफ होगा तो ये इंडस्ट्री जो है सर्वाइव कर। दूसरे आज से 10 साल पहले जो है वो टेक्सटाइल का शेयर सिर्फ 43% था। उस वक्त 13-14 सेंट एनर्जी हुई थी। हमने रिक्वेस्ट की कि इसको ठीक कर दें, तो लोगों के ख्याल था कि भाई टेक्सटाइल इज़ समथिंग वेरी बेसिक और पता नहीं कौन सी हम मराते लेते हैं, तो ये उन की ज़रूरत ही नहीं। नाउ वी आर 60%। दैट मीन्स द अदर थिंग जो है वो ज़्यादा ख़राब हुई है बनस्बत टेक्सटाइल के। और इस साल तो ये आप चावल का देखिए, चावल में और गंदम में एक फ़र्क है। चावल स्टोर हो सकता है, ठीक है, चावल ख़राब नहीं होता, बल्कि पुराना चावल जो है उसकी कीमत उल्टा बढ़ जाती है। तो चावल की आपको वन टाइम अगर 3-4 बिलियन की एक्सपोर्ट मिली है तो दैट डजंट मीन कि उसी साल की हुई है, आपका बैकलॉग भी बहुत सारा है। इस साल की जो एक्सपोर्ट्स है उसमें चावल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सुहेल साहब, आप ज़ाहिर साल से आप इस बात के हामी रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो तो टाइट ही फिस्कल पॉलिसी हो। ऐसा ना हो कि एक साइड से स्लिपेजेस हो, दूसरी साइड पर आप टाइट कर रहे हो, सिस्टम ठीक नहीं होगा। आप टैक्सेशन के हामी हैं कि जी टैक्सेशन जो है, अगर ज़्यादा अमीर लोग हैं, घर बड़े बड़े हैं, उस पर ये आपको लग रहा है कि ये ऐसा बजट है जो आप पहले भी ट्रांसमिशन में मौजूद थे, बजट से पहले पाकिस्तान के लिए खर डालो वाली ट्रांसमिशन में, कि ये चीज़ें एड्रेस हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहज़ भाई। मेरे ख़्याल में अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो हमारा डायरेक्शन तो हमारा है ही नहीं। हमने तो IMF के कहने पर ये बजट बनाया है और इसमें कोई दो राय है नहीं। हमारे पास रिज़र्व्स में $9 बिलियन हैं, $22 बिलियन की अदायगी करनी है। तो अगर IMF के अम्ब्रेला के अंडर ये बजट बनाया है तो मेरे ख़्याल में ये सही बजट है या डायरेक्शन सही है। और जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी हुकूमत 30-35% टैक्स बढ़ाएगी, वो 40% बढ़ाया। हमारी एक्सपेक्टेशन की कि 6.5% का बजट डेफिसिट हुकूमत रखेगी, हुकूमत ने 5.9 का रखा। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि IMF 1% GDP का कह रहा है, प्राइमरी बैलेंस 1.5 रखेगी, तो उन्होंने 2 रखा है। तो आई थिंक शायद उन्होंने IMF के नंबर से ज़्यादा पॉजिटिव रखने की कोशिश की है। तो डायरेक्शन तो सही है मेरे ख़्याल में। बट जिस तरह मेरे दूसरे मेहमान ने कहा कि किस पर टैक्स लगाना चाहिए था, किस पर नहीं लगाना चाहिए, तो ये डिबेटेबल ज़रूर है। यहाँ पर शायद थोड़ी सी हुकूमत से गलतियाँ हुई हैं कि जो टैक्स इक्विटेबल होना चाहिए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, शायद वो उन्होंने नहीं किया। कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, कुछ रिफॉर्म्स करने थे, वो नहीं किए। मगर मुझे लगता है कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है IMF के गाइडलाइन के हिसाब से सही है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूं, हम बड़ा कहते हैं कि पाकिस्तान के 23 प्रोग्राम थे, पाकिस्तान ने इतने, लेकिन पाकिस्तान ने 20-25 साल में 3 EFF लिए हैं। हम जा रहे हैं EFF में, जो थोड़ा सा रिलैक्सड होता है, जो थोड़ा सा फ्रंट लोडेड होता है, जो लंबे साल 3-4 साल का होता है और जिसकी पेमेंट भी बड़ी रिलैक्सड होती हैं। पहले हमने लिया शौकत अजीज़ के ज़माने में, 2001 में हमने कंप्लाई किया, इकॉनमी ग्रेजुअली बेहतर हो गई और बहुत अच्छी हो गई। फिर पॉलिटिकल हालात चेंज हुए और लॉयर्स मूवमेंट आई और मसले मसाइल हुए। फिर हमने 2013 में PMLN की गवर्नमेंट में लिया, वहाँ भी हमने कंप्लाई किया, प्रोग्राम रिलैक्सेशन मिलती रही, क्वार्टरली इकॉनमी बेहतर होती रही। फिर पॉलिटिकल इश्यूज़ आ गए। फिर हमने PTI की गवर्नमेंट में असद उमर साहब ने 3 साल का लिया, वो हम पूरा नहीं कर सके। फिर PDM की आ गई, वहाँ पूरा नहीं हुआ, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। उसमें कोविड भी आया। तो अगर मैं इस तनाजुर में देखूँ कि अगर हमें ये वाला 3 साल का प्रोग्राम पूरा करना है, तो मुझे लगता है ग्रेजुअली स्टेबलाइजेशन से हम
मॉडरेट ग्रोथ की तरफ जाएंगे। 6% वाली ग्रोथ हमें नहीं सोचनी चाहिए, ना उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए, लास्ट टाइम थी 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5। 4.5 की अगर जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी 3 साल के बाद शाहज़ेब भाई, तो हमें काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी, जो हमें नज़र आ रही है। तो मेरे ख़्याल में जो आज मुल्क का चैलेंज है वो ग्रोथ नहीं है। आज मुल्क का चैलेंज है एजुकेशन इशू है, बट वो आज का मसला नहीं है। पॉपुलेशन बहुत बड़ा इशू है, मगर आज का मसला नहीं। आज का मसला है कि आपको डिफ़ॉल्ट से बचना है। $22 बिलियन पे करने हैं, $9 बिलियन जेब में हैं। आज आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 3 साल के बाद 20-25 बिलियन डॉलर रिज़र्व पे आ जाएं और आपकी रीपेमेंट जो हो वो 13-14 बिलियन की हो, मतलब रिज़र्व ज़्यादा हो और 1 साल की रीपेमेंट कम हो। दूसरा शॉर्ट टर्म चैलेंज है कि आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। आई डिसएग्री, 18-20% मुझे नहीं लगता। मैं शायद आरिफ साहब जो कह रहे नंबर 13-14-15% होगा। तो अगर ये ट्रेंड रहा जो हमने 29 से 23 हो गया, 23 से अगर 14 हो गया, 15 हो गया, तो डायरेक्शन मुझे बधाई लग रहा है कि सही है। तो इसमें कोई खुश नहीं होगा। ये 3 सख्त साल हैं और हमने भी देखा शौकत अजीज़ के ज़माने में और जो 2013 के प्रोग्राम में 1-2 साल थोड़े सख्त होते हैं IMF के अंडर, फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। पर सवाल ये ना, ये वो बजट है कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि हम 22-25 अरब डॉलर के रिजर्व पर हों, रीपेमेंट 12-13 अरब डॉलर की हो, रिजर्व्स को ख़तरा ना हो रहा हो। ये वो बजट है जो उस डायरेक्शन में लेकर जा रहा हो। अगर ये मुश्किल टाइम है, वो मुश्किल टाइम गुजार के हम उस जगह खड़े हो जहाँ पर आप जी। अगर मेरे ख्याल में ये 40% की जगह जो इन्होंने 30-35% भी टैक्स जमा कर लिया, जो प्राइमरी डेफिसिट, जो प्राइमरी सरप्लस है, जो 20 साल के बाद हुआ है, पिछले साल पाकिस्तान में शौकत अजीज़ के ज़माने में हुआ था, अब हुआ है। ये हुकूमत 2% कहती है। अगर ये 1% भी हो गया, जो आरिफ साहब ने कहा 2500 अरब है, ये 1200-1300 अरब भी हो गया, तो IMF वुड बी हैप्पी। मेरा ख्याल में IMF का EFF में एंटर होना मुश्किल होता है। उसके रिव्यूज़ रिलेटिवली जो होते हैं क्वार्टरली, वो सॉफ्ट होते हैं। अभी आपने बांग्लादेश की हम बात करते थे, मिसालें देते थे, अभी भी देते हैं, देना तो नहीं चाहिए, कि 5 बिलियन की मंथली एक्सपोर्ट थी, वो 3 बिलियन रह गई है क्योंकि जाली थी। रिजर्व बहुत बड़ी डिबेट हो रही है बांग्लादेश के अंदर कि नंबर अपने गलत शो कर रहे थे, नंबर सब एक्सपोर्ट्स के बढ़ाते हुए दिखा रहे थे और रिजर्व हमारे गिर रहे थे और एक नया स्कैंडल बना हुआ है। वहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस था, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, वहाँ पे रिजर्व जो है $10 बिलियन से उड़ गए। अब बात हो रही है कि इन्फ्लेशन और GDP भी गलत है। तो मेरे ख्याल में जो आपका ये कहना है कि ये बजट से मैंने ये कहना है कि हर क्वार्टरली जो रिव्यूज़ हैं वो आसान होते हैं। बांग्लादेश में इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, फिर भी उसका रिव्यू पूरा हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि IMF के अंडर रहना हमारी मजबूरी है। क्या इसमें लोग खुश होंगे? आंसर इज़ नो। क्या इसमें इकॉनमी की तरक्की होगी? तो आंसर इज़ नो। बट मेरा ख्याल में ये 2-3 साल अगर पाकिस्तान IMF के अंडर गुजार ले तो फिर चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी और ये जो बजट की थीम है बज़ाहिर लगती है वो अचीव करने जा रही है जो IMF कह रहा है। अमार, आपका मैंने देखा आर्टिकल, आप काफ़ी क्रिटिकल थे बजट के ऊपर कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर टैक्स लगाया गया और ज़ाहिर है वो आपने हकाइक भी उसमें बयान किए हैं, वो भी ठीक थे। उसके बाद हुकूमत ने कुछ चेंजेस किए हैं। अब एक एग्रीकल्चर टैक्स की बात आ रही है, ये वाला मामला है। दूसरा, मोहम्मद सुहेल साहब ने जो कहा कि अगर प्राइमरी सरप्लस टारगेट के मुताबिक नहीं भी होगा, जो कि मुश्किल भी लगता है क्योंकि शायद जो सूबे हैं वो इतना सरप्लस नहीं दे पाएंगे जितना टारगेट रखा हुआ है, मगर बहरहाल हो जाएगा, IMF मुतमईन हो जाएगा। ये ऐसा बजट ज़रूर है कि जो हमें इस सिमत में लेके जाए जहाँ पर हम 3 साल मुश्किल गुजारें मगर फिर शायद ग्रोथ का सोच सकें या फिर हमारे रिजर्व्स कुछ ऐसे बिल्डअप हो गए हों। आपको लगता है बात दुरुस्त है? कुछ उम्मीद है आप? देखिए, स्टेबलाइजेशन तो आ जाएगी। बात सारी है कि आपने ग्रो कितने पे करना है। पॉपुलेशन 2-2.25% पे ग्रो करती है। अगर हम 2.5% पे खुश हैं तो देन सो बी इट। मतलब इसमें कोई तीर नहीं मार लिया 2% पॉपुलेशन ग्रोथ पे आपने 2.5% ग्रोथ करके। पाकिस्तान की जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वी शुड एटलीस्ट बी टारगेटिंग 5 to 6% ग्रोथ। वो प्लान हाउ टू गेट टू दैट 5% ग्रोथ, वो प्लान कहीं नहीं है। वेदर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, वो प्लान ही नहीं है। हम कह रहे हैं 2.5-3% हो गया, बहुत बड़ा काम, तीर मार लिया एंड वी शुड बी हैप्पी विद इट। 5% की ग्रोथ किस तरह लेकर आनी है? मोहम्मद अली साहब ने सही बोला कि आप 4-4.5% तक ग्रो कर ही नहीं सकते। फॉर एवरी 1% ग्रोथ आफ्टर 4%, ये आपको $10 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं बोरोइंग के। हम बोरो नहीं कर सकते। वो क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। 95% ऑफ योर इकॉनमी, इनफैक्ट लास्ट ईयर का फिगर 99% था। 99% ऑफ योर GDP इज जस्ट कंजम्पशन। साउथ एशिया का एवरेज है तकरीबन कोई ये 75%। 99% हमारी इकॉनमी कंजम्पशन बेस्ड है। वो कंजम्पशन किस तरह होती है? हम इंपोर्ट करते हैं चीज़ का, वो कंज्यूम हो जाती है। वो फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम जैसे कहते हैं ना, अब थोड़ी मैक्रो बात करूँगा यहाँ पे, दाल से लेकर एडिबल ऑयल तक सब कुछ जो है वो
इंपोर्ट होता है और कंज्यूम होता है। तो वो जो पहले एक हमेशा डिबेट होती थी कि जी लग्जरी गुड्स पर टैक्स होना चाहिए, दाल इज़ नॉट लग्जरी, खाने का तेल इज़ नॉट लग्जरी, पेट्रोल इज़ नॉट लग्जरी। तो प्रॉब्लम इज़ मोर एफिशिएंसी ओरिएंटेड देन एनीथिंग एल्स। बजट जो होती है ना, बजट इज अकाउंटिंग एक्सरसाइज। आपने जो है 2 और 2 4 करके वो एक चीज़ मैनेज कर ली, सरप्लस आ गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वेरी गुड, डन एंड डस्टेड। हाउ डू यू गेट फ्रॉम 2.5% to 5%? हमेशा हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी की, 29% कॉर्पोरेट रेट, 15% डिविडेंड टैक्स रेट पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। इम्पॉसिबल है कि वाई कोई क्यों इसमें इन्वेस्ट करेगी इतनी हाई टैक्सेशन रिजीम पे। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो तकरीबन हमारा 11%, 11% है। पिछले 30 साल से ये इसका एवरेज 12 से 13% रहा है। वो क्यों रहा है? साउथ एशिया का एवरेज 27% है, दूसरी इमर्जिंग और फ्रंटियर इकोनॉमीज़ का, मिडिल इनकम इकोनॉमीज़ का तकरीबन 28 से 30% है। अगर आपने ग्रो करना है तो यू हैव टू मूव फ्रॉम कंजम्पशन ओरिएंटेड टू इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड। इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो भी बजट बने दैट नीड्स टू बी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड। बजट को आप देख लें, ठीक है, हम कह सकते हैं स्टेबलाइजेशन सब कुछ है 100 बिस्मिल्लाह, बट क्या इज़ इट इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन एनी वे व्हाटसोएवर? वो इसमें आपको कहीं नजर नहीं। इफ़ एनीथिंग वो डिस्करेज कर रहा है फॉर्मल इन्वेस्टमेंट को। हमने शुरू में बात करी यहाँ पे करेंसी इन सर्कुलेशन की, 9 ट्रिलियन का नंबर है करेंसी इन सर्कुलेशन का, और पिछले कोई 4 साल से मेरा 6 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन हुआ है। 9 ट्रिलियन देयर इज कैश इन द इकोनॉमी विच इज स्लॉशिंग अराउंड। ठीक है, आप हमेशा मैं ये बात कहता हूँ, आप कहीं पे भी बाजार, चंडीगढ़ रोड पर भी कहीं पे चले जाएं, कोई आपसे फॉर्मल चेक नहीं लेगा। किसी भी दुकान पे आप चले जाएं, कोई आपसे वो नहीं करेगा। यहाँ पे बात हुई लैपटॉप पे टैक्स है, मोबाइल पे टैक्स है, ये चीज़ें जो कि लोगों की ज़रूरत की चीज़ है। आप डिजिटल इकॉनमी आपने क्रिएट करनी है, वो आपने फ़रोग देंगे बजाय आप इस पर एक्चुअली टैक्स लगा रहे हैं। तो क्या और एक इनफॉर्मल मार्केट जो इन चीज़ों की क्रिएट हो। ये बजट क्या करता है? क्योंकि एहसान मलिक साहब ने कहा कि उल्टा इनफॉर्मल इकोनॉमी को इनकरेज करेगा। मैं हालिया आपको एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि वो 2-4 लोग जहां आप जाएं तो वो कम से कम कहते थे जी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दें जब आप उनसे कोई चीज़ खरीदते थे, या फिर क्रेडिट कार्ड से अगर पेमेंट नहीं भी लेते थे उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो भी कहने जी आप कैश लेकर आए। तो क्या ये वाकई सही कह रहे हैं कि हम उस तरह ये बजट आप इनफॉर्मल इकोनॉमी को इंकरेज कर रहे हैं? उदय साहब ने बहुत क्लियरली बोला है कि आप 6 महीने बाद करेंसी का नंबर देख लें, अगर करेंसी इन सर्कुलेशन का नंबर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि कोई चीज़ इंप्रूव नहीं हुई। अगर वो घटता हुआ नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि फॉर्मल इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने ग्रो करना है यू नीड इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी एट 28 से 30%। 12% से 28% पे कैसे लेके जाएंगे? बात होती है एफडीआई। एफडीआई उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। आई एग्री विद आसिफ हियर कि कोई क्यों अपना पैसा लेकर आएगा व्हेन द डोमेस्टिक इन्वेस्टर इज़ नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। जब रिस्क फ्री रेट मुझे 20%, 21% मिल रहा है तो मैं वाई विल आई डू एनीथिंग एल्स? मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट में क्यों करूँगा? इनफैक्ट जो भी रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है पिछले 10 साल में, 8 साल में, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट गारंटीज़ के बेसिस पर हुई हैं। जो इनफैक्ट सबसे फनीस्ट थिंग है कि ये सी 100 की जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं, टॉप 10 में से सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं है। बाकी कोई ना कोई या स्टेट ओन्ड है या किसी न किसी गवर्नमेंट गारंटी उनके पास मौजूद है फॉर एनी लाइन ऑफ देयर बिजनेस। तो अगर पूरा मुल्क चल ही गवर्नमेंट गारंटी पे रहा है या सम काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ टेक पे रहा है तो यू कैन नॉट हैव अ मार्केट बेस्ड रिजीम। तो क्या उस पर कोई काम हो रहा है? आई डू नॉट सी दैट हैपन। हाँ ये ठीक है, बजट एक्सरसाइज हो गई, 2.5% ग्रोथ, 3% होगा, 2.5%, 3%, वो भी इसलिए बिकॉज इंटरनेशनली डॉलर लिक्विडिटी इतनी टाइट है कि आपको ही पैसे नहीं मिलेंगे। 2014-15 में जब इंटरेस्ट रेट्स वर क्लोज टू 0 डॉलर हमें मिल जाते थे, वी कुड बोरो। अब बोरो आप कर ही नहीं सकते। सो दिस इज़ आई वुड, ये हमारा अपना वो नहीं है कि इट इज़ अ मार्केट डिटर्मिन्ड कंस्ट्रेंट। मार्केट नहीं बोला कि आप बोरो अब नहीं कर सकते हो। अगर अभी वो हमें 5% में डेट देते हैं, हम बिल्कुल ले लेंगे। मार्केट ने बोला बोरो नहीं कर सके, दिस इज़ आपकी ग्रोथ नहीं आ रही। डोमेस्टिक कैपिटल किस तरह मोबिलाइज करना है, उसको ग्रोथ में किस तरह कन्वर्ट करना है, दैट इज़ व्हाट द बजट और द डिस्कशन शुड बी अबाउट। एक छोटी सी चीज़ होती है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है लेफर कर्व का। लेफर कर्व ये कहता है कि जितना आप टैक्स रेट बढ़ाते हो टैक्स रेवेन्यू उतना कम हो जाता है। बिकॉज अब एक हद तक किसी को टैक्स कर देते हो ना, थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाएगा, लोग पे कैश पे काम करना शुरू कर देंगे, इनफॉर्मल इकॉनमी पे चले जाएंगे। जैसे आईटी के केस से बेताशा ही होता है, लोग पैसे बाहर रखते हैं। बेताशा कंपनी ऐसी हैं जो कि डॉलर बाहर रखती हैं, मुल्क में आते ही नहीं है। सो मच से जो फ्रीलांसर है वो भी अपना डॉलर यहाँ पे लेके नहीं आते, वो सिर्फ इतने लेकर आते हैं ये किचन एक्सपेंसेस चल जाएं। क्योंकि आप डिस्करेज करते हो। आप किसी फ्रीलांसर पूछते हैं जी आप पैसे लेकर आते हो, सबसे पहले उसका अकाउंट ही नहीं खोलेगा। अकाउंट उसका खुलेगा भी तो पूछेगा पैसे क्यों ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो। कहते हैं मैं बाहर ही रखूँगा, ही गो टू दुबई, सेटअप एन ऑफशोर कंपनी देर, वहाँ पे सुकून से उसके पैसे आते रहेंगे। सो वट एवर वो काम यहाँ पे कर रहा है, पैसे उसके दुबई में पार्क हो रहे हैं, क्योंकि आपने सिस्टम एक ऐसा क्रिएट किया है। इंसेंटिव टू डू फॉर्मल बिजनेस है
इज़ नॉट देयर। इनफॉर्मल काम करना स्वाभाविक काम है यहाँ पे। और ये बजट भी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं, फॉर्मल उसमें जो है कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है कि किसी भी किस्म का फॉर्मल जिसे कहते हैं ना बिजनेस इंकरेज किया जाए। टैक्स रेट काम करते हैं। आई जस्ट एक आउट ऑफ मतलब जैसे एक थॉट दे रहा हूँ कि फॉर एनी न्यू इन्वेस्टमेंट आप टैक्स रेट जीरो कर दें। इंडस्ट्रियलाइज करना है ना, इंडस्ट्रियल जीडीपी एज अ पार्ट ऑफ टोटल जीडीपी एज इट्स लोएस्ट पॉइंट एवर। मेरे ख्याल से कोई 16-17% पे है, आज से कोई 10 साल पहले 25% पे होती थी। आपने इसको इंकरेज करना, आप बोलेंगे जी 0% टैक्स रेट पे आप नई इंडस्ट्री लगाएं, यू विल सी डोमेस्टिक कैपिटल मोबिलाइज। मगर आप ये बोलेंगे कि तुम ये लगाओगे तो इतने ही टैक्स देना होगा, यू आर बेटर ऑफ इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स। आप यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करोगे? एक ब्रेक नाज़रीन हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बजट हमें ग्रोथ पाथ पर लेकर जाएगा नहीं जाएगा, उस पर आपने सारे पैनलिस्ट की राय सुनी है। क्या ऐसे काम हैं अब 5 जो हुकूमत को करने चाहिए, इस पर भी हम पैनलिस्ट की राय लेंगे एक ब्रेक के बाद।